हेलो दोस्तों, हम यहाँ पढ़ेंगे नीली क्रांति, जिसे ब्लू रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे मत्स्य उत्पादन के बारे में, जिसे नीली क्रांति का नाम दिया गया। मत्स्य उत्पादन में अभूतपूर्व यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिला है। एक प्रकार से उनके उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली, जिसे नीली क्रांति का नाम दिया गया। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो मत्स्य पालन, ठीक है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसके द्वारा 14 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे रोजगार भी मिला हुआ है। जीडीपी में देखें तो जो मत्स्य उत्पादन का 0.92% कुल जीडीपी में इसका योगदान है, जबकि कृषिगत क्षेत्र में देखें तो 5.23% इसका योगदान देखने को मिलता है। इससे हमें विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। इसका जो है निर्यात भी किया जाता है मछलियों का प्रसंस्करण करके। अगर मत्स्य उत्पादन में देखें तो प्रथम नंबर पर चीन है और दूसरे नंबर पर भारत आता है। भारतीय तटरेखा चूँकि 7,516 किलोमीटर यहाँ पे लगभग तटरेखा है, जिसके द्वारा मत्स्य का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, समुद्री अगर मछलियों की नस्लें देखें तो कैटफिश, सिल्वर वैली, टूना, पर्च, हेरिंग, मुलेट, मैकरेल, झींगा। ठीक है, जबकि ताज़ा जल में अगर मछलियां देखें तो रोहू, हिल्सा, कतला, चिल्ला, तो ये विभिन्न इसकी नस्लें हैं। 1950-51 में देखें तो जो सागरीय मछली उत्पादन 71% था, जो कि 2013-14 के आते तक 36% रह गया। ठीक है, और अंतःस्थलीय जो मत्स्य उत्पादन था 29% था 1950-51 में, लेकिन 2013-14 के आते तक वह 64% हो गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो मत्स्य उत्पादन है सागरीय क्षेत्रों से अंतरस्थलीय क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं। जो ताजे जल में जो कृषि की जाती है उसके बारे में चर्चा करें। जो अंतरस्थलीय क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन किया जाता है, तो इसका प्रमुख रूप से अगर श्रेय देखें तो केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्य शोध संस्थान, जो कि कटक उड़ीसा में स्थित है, इसके द्वारा 1949 में तालाब कल्चर इकाई का निर्माण किया गया। ठीक है, जो कि बेहतर प्रजनन तकनीक और हेचरी व्यवस्था और संयुक्त रूप से जो कार्य किए गए, तो इसके द्वारा इन्होंने मत्स्य उत्पादन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे चल के जो तालाब कल्चर इकाई था, ठीक है, उसका केंद्रीय ताज़ा जल कृषि संस्थान में यहाँ पे समेकन कर दिया गया, इन दोनों को मिला दिया गया। ठंडा जल मत्स्य के लिए प्रमुख रूप से राष्ट्रीय शोध केंद्र स्थापित किए गए उत्तराखंड के भीमताल और नैनीताल स्थान में। ठीक है, प्रमुख रूप से मत्स्य उत्पादन देखें तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा में होती है, जिसमें प्रमुख रूप से अंतःस्थलीय जल में रोहू, कतला और मरीगल, इन जो मत्स्य का जो नस्ल होती है, इनका ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है। खारे जल में जो कृषि होती है उसके बारे में चर्चा करें तो प्राचीन काल में ही तटीय क्षेत्रों में यहाँ पे कृषि की जाती रही है, अर्थात प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार के जो मत्स्य उत्पादन है या विभिन्न प्रकार के जो तटीय क्षेत्रों में खेती होती है, तो ये जो खारे जल में यहाँ पे कृषि की जाती रही है। पश्चिम बंगाल में जो मानव निर्मित तटीय तटबंध होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए ये इस क्षेत्र में समुद्र है, तो इस क्षेत्र में अगर यहाँ पे समुद्र का पानी प्रवेश कर जाता है तो मानव निर्मित यहाँ पे अगर तटबंध कर दिया तो इतना क्षेत्र में पूरा समुद्र का पानी भर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है, जैसे कि जो एक किस्म होती है चावल की पोक्कली, तो इस प्रकार के क्षेत्रों में इसकी कृषि की जाती है, जो कि केरल वाले क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, और ऐसे ही तटबंध बना के झींगा मछली का भी उत्पादन किया जाता है। तो ये रही हमारी चर्चा नीली क्रांति को लेकर। नीली क्रांति में हमने ताजे जल में कृषि और खारे जल में कृषि के बारे में भी चर्चा की। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।